ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 258 में हमने एक बात कही थी कि ये जो मिलिट्री कूप हुआ है म्यांमार में, जिस वजह से वहां अमेरिका और इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट गटर बोस हो गई है। यानी एक तो होता है ना कि जमीन बोस हो जाना, जिसका मतलब है कि जमीन पे गिर जाना, लेकिन यहाँ पर इंडिया और अमेरिका की म्यांमार के हवाले से मुस्तकबिल के सारे प्लान, सारी इन्वेस्टमेंट जमीन बोस नहीं हुई, गटर बोस हो चुकी है और उन मंसूबों की अब कोई अहमियत बाकी नहीं रही। और म्यांमार के मार्शल लॉ का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी मुल्क को हुआ है तो वो चीन है। इस मार्शल लॉ से ये बात अब इस खित्ते के तमाम मुल्कों पर क्लियर हो चुकी है कि इंडिया तो छोड़ देना, अब साउथ एशिया में अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हजरात ने यह आर्ग्यू किया कि म्यांमार के मार्शल लॉ से चीन को कैसे फायदा हुआ है। इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपका ध्यान इस खबर पर दिलवाना चाहेंगे कि चीन और उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस ने, यानी इन दोनों मुल्कों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की उस रिपोर्ट को ब्लॉक कर दिया है जिसमें म्यांमार के इस मिलिट्री कूप को कंडेम किया जा रहा था। यह बात याद रहे कि चीन और रूस दोनों वीटो पावर मुल्क हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तब तक म्यांमार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती जब तक चीन और रूस का ये वीटो पावर वाला आशीर्वाद म्यांमार के साथ मौजूद ना हो। अगर चीन को म्यांमार के इस मिलिट्री कूप से फायदा ना होता तो चीन को क्या पड़ी थी कि वो यूएन की जो म्यांमार के खिलाफ रेजोल्यूशन हैं या म्यांमार के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स हैं इनको ब्लॉक करे। और अहम बात यह भी है कि रूस का इस मामले में चीन को सपोर्ट करना यह दर्शाता है कि रूस की भी इस मार्शल लॉ को खुली सपोर्ट हासिल है जो कि म्यांमार में लगा है। वो मार्शल लॉ जिसको बांग्लादेश भी कंडेम कर चुका है और इंडिया भी इस मार्शल लॉ को कंडेम कर चुका है। इंडिया का इस मार्शल लॉ को कंडेम करना और रूस का इस मार्शल लॉ को सपोर्ट करना एक बार फिर ये जाहिर कर देता है कि अफगानिस्तान की तरह म्यांमार के अंदर भी, यानी म्यांमार जो कि इंडिया का पड़ोसी है, वहां पर भी इंडिया और रूस के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। और यकीनन इस वक्त मोदी साहब रूस को लेकर वो गाना गुनगुना रहे होंगे कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, डिप्लोमेसी अब तेरा एतबार ना रहा। अब जाहिर है इतने डेकेड से कांग्रेस सरकार और बीजेपी रूस के अच्छे स्वभाव और उसकी दोस्ती से फायदा उठाते रहे हैं जब तक मोदी सरकार पावर में नहीं आए थे। और इन्होंने आते ही अपने 56 इंच वाले सीने का जोर दिखाते हुए रूस और इंडिया के ताल्लुकात की ऐसी की तैसी फेर के रख दी हुई है। और अब ये डिफरेंसेस खुल के सामने आ रहे हैं। आप देखें कि इंडिया कंडेम कर रहा है, रूस जो है वो म्यांमार के खिलाफ आए हुए स्टेटमेंट को ब्लॉक कर रहा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि जिस वजह से रूस और चीन इस मार्शल लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि म्यांमार में लगा है और इंडिया और अमेरिका इसके खिलाफ है। ऐसा क्यों है? अब जरा सुने कि पर्दे के पीछे गेम हो क्या रहा है। ये जो मोहतरमा सूकी साहिबा हैं, जिन्हें आप आंग सान सूकी के नाम से जानते हैं, इन्होंने नवंबर 2020 वाले जो इलेक्शन हुए थे बर्मा में, उससे पहले ही ऐलान कर रखा था कि अब वो म्यांमार की फौज का जो इन्फ्लुएंस है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां की हुकूमत में, इसको अगले 4 से 6 साल के अंदर तकरीबन खत्म कर देंगी। उन्होंने ऐसा बयान दिया हुआ था और अमेरिका और इंडिया उनको सपोर्ट कर रहे थे और एक पूरा प्रयास चल रहा था कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जो कि चीन के खिलाफ बनाई गई है और अमेरिका के मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्ट्रेटजी बनाई गई है, दरअसल इसमें म्यांमार को भी इंडिया के साथ शामिल कर लिया जाए, ये एक पूरा प्रयास चल रहा था। इसकी सारी तैयारियां मुकम्मल थी और आंग सान सूकी साहिबा ये काम गालबन करने जा रही थी कि फौज का असर कम करके इंडिया और अमेरिका के साथ एक मजबूत लिंक शायद वो बनाना चाह रही थी। अब जरा ये समझे कि म्यांमार अहम क्यों है इतना। वैसे तारीखी तौर पर यह किसी कोने खुदड़े में पड़ा हुआ मुल्क रहा है जिसको ज्यादा अहमियत नहीं दी गई आज तक, और एक तरह से ये आइसोलेट ही रहा है, कोने में बिल्कुल रहा है चुपचाप। जैसे क्लास का कोई बच्चा होता है जो कि पढ़ने में कमजोर हो, उसको टीचर कोने में बिठा देते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस में म्यांमार हमेशा बैकग्राउंड में ही रहा है। लेकिन अब आखिर म्यांमार इतना अहम क्यों हो गया है, इसका हम आपको बताते हैं। अगर चीन को म्यांमार की सपोर्ट रहती है तो म्यांमार के पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए चीन जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका को स्किप करके सीधी कनेक्टिविटी बना सकता है। अपने ट्रेड रूट्स जो है वो सीधे तरीके से म्यांमार के जरिए कंस्ट्रक्ट कर सकता है, वहां से उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसकी जो कनेक्टिविटी है।
यानी ये जो चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ मलाका वाली, इसकी कोई अहमियत नहीं रही अगर आप म्यांमार को इक्वेशन में लाते हैं तो, क्योंकि म्यांमार का सीधा सीधा बॉर्डर लगता है चीन के यूनान प्रोविंस के साथ। यानी मलाका की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है चीन के शिप्स को, और चीन के जो कंटेनर्स आ रहे होते हैं उनको कोई जरूरत नहीं है मलाका जाने की। ये सीधा म्यांमार आ सकते हैं और म्यांमार से यूनान, जो कि चीन का प्रोविंस है। और ये स्ट्रेट ऑफ मलाका इंडो पैसिफिक में इंडिया अपना सबसे बड़ा वेपन कंसीडर कर रहा था कि मेरे पास तो बहुत बड़ी चीज पड़ी हुई है, मैं तो चीन को ब्लॉक कर सकता हूं, चीन को घुटनों पे ला सकता हूं, मैं स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद कर दूंगा कि तो पूरा का पूरा ट्रेड बंद हो जाएगा चीन का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उधर से पाकिस्तान का सीपेक और इधर से म्यांमार वाला कॉरिडोर, ये दो रास्ते चीन के लिए बहुत अहम है और इनके होते हुए अमेरिका कभी भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकता। यही वो वजह है कि म्यांमार में अमेरिका और इंडिया को अपने फेवर वाली सरकार चाहिए थी। अचानक से म्यांमार इन मुल्कों का मंजूर नजर बन गया था और इंडिया के भी बड़े गुडी गुडी से रिलेशंस हो गए थे म्यांमार के साथ। और आपको याद होगा कि इंडिया के आर्मी चीफ भी गए थे और बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के मुआहदे करके आए थे, जो कि सारे के सारे मुआहदे गटर बोस हो चुके हैं। अच्छा, अब चीन के साथ साथ रूस भी ये नहीं चाहता कि अमेरिका किसी भी सूरत कोई भी इन्फ्लुएंस रखे एशिया के अंदर। आपने इंडियन फिल्मों में इस किस्म का डायलॉग सुन रखा होगा कि ये मुन्ना भाई का एरिया है। यानी जब दो डॉन आपस में इलाकों पे कंट्रोल रखने के लिए भिड़ते हैं तो ऐसा ही कुछ सुनाई देता है कि ये मुन्ना भाई का एरिया है। और एशिया का मुन्ना भाई इस वक्त चीन और रूस बन चुके हैं मुकम्मल तौर पर। म्यांमार एक ट्रेलर है और साथ ही उधर इंडिया ने जो श्रीलंका से पोर्ट लेना था चीन की इन्वेस्टमेंट को डंप करने के लिए और चीन की जो प्रेजेंस है उसको काउंटर करने के लिए, जो कि श्रीलंका के अंदर है, इसको काउंटर करने के लिए कोलंबो के अंदर इंडिया ने भी पोर्ट लिया हुआ था, जिसको जापान और इंडिया दोनों ने मिलकर बनाना था। तो 2019 में ये जो डील हुई थी श्रीलंका की इंडिया के साथ, वो भी कहीं तहलील हो गई हवा में। और श्रीलंका ने भी इंडिया को कह दिया है कि आपकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, कौन है आप। उधर से इंडियंस उनको ये याद दिला रहे हैं कि जनाब हम इंडियंस हैं, आपसे 2019 में हमने कोलंबो पोर्ट का जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है ये लिया हुआ था, याद आया आपको कुछ। और वो जो अमेरिका ने क्वाड बनाई हुई थी चीन के खिलाफ, जिसमें हमारे अलावा जापान भी शामिल था, तो हम और जापान ने मिलकर कोलंबो वाला ये पोर्ट लेना था, आपसे याद है। लेकिन इस पे श्रीलंका की जानिब से सिर्फ ये रिप्लाई मिला है इंडियन डिप्लोमेट्स को कि अंकल यू आर सो फनी, दौड़ जाएं यहां से। अब जाहिर है कि श्रीलंका ने ये वाला प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं उड़ा दिया, कुछ हुआ है तभी तो ये डेवलपमेंट हुई है ना। तो चीन की कुव्वत की भरपूर झलक हमें इन दिनों नजर आ रही है एशिया के अंदर, जहां कभी अमेरिका इंडिया के जरिए रोल प्ले करता था और अपनी पावर दिखा रहा होता था, डिप्लोमेटिक पावर। लेकिन अब वहां पर चीन की पावर नजर आ रही है कि एक मुआहदा सेट हुआ था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको श्रीलंका ने उड़ा के रख दिया है। अच्छा, बांग्लादेश की जहां तक बात की जाए तो छोटी सी गड़बड़ बांग्लादेश यहां पर कर बैठा है, जो कि उम्मीद है कि बांग्लादेश आने वाले दिनों में सॉर्ट आउट कर बैठेगा और इसको हल कर लेगा। बांग्लादेश के चीन के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने भी इंडिया की तरह इस म्यांमार वाला जो मिलिट्री कू हुआ है इसको कंडेम कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि उम्मीद है कि म्यांमार रोहिंग्या की वापसी वाले वादे पे अमल करेगा। देखिए, आंग सान सूकी साहिबा या वो जो एक लूली लंगड़ी किस्म की डेमोक्रेसी वहां पर चल रही थी, आखिर उसने बांग्लादेश को फायदा क्या दिया है इतने साल से, क्या बेनिफिट दिया है? उल्टा नुकसान ही तो हुआ है बांग्लादेश को। 2017 में तो कोई मार्शल नहीं था ना वहां पर, जब ये सारा रोहिंग्या वाला इशू क्रिएट हुआ था। और यही आंग सान सूकी साहिबा हर जगह जाकर म्यांमार की फौज के इस हमले को सपोर्ट कर रही थी, जस्टिफाई कर रही थी, जो कि उन्होंने रोहिंग्या के ऊपर किया हुआ था, और फौज की साइड ले रही थी इस उम्मीद पे कि उनके अपने फौज के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। तो कोई 2017 में मार्शल नहीं था वहां पर। उधर इंडिया खामोश था, एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा था 2017 वाले ऑपरेशन पे। दुनिया भर की मजम्मत आ गई थी, मोदी साहब खामोश थे। बल्कि रोहिंग्या के जो लोग इंडिया जा रहे थे उनको भी पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती बांग्लादेश के अंदर घुसाया जा रहा था इंडिया की जानिब से। तब तो ये हाल था। तो ऐसी डेमोक्रेसी के जाने पे इंडिया के साथ बांग्लादेश की जो कंडेमनेशन आई है, इसको चीन किस नजर से देख रहा होगा? आखिर कुछ दिया हो इस डेमोक्रेसी ने, तब तो बांग्लादेश को दुख होना चाहिए ना। जब बांग्लादेश को इस डेमोक्रेसी ने कुछ दिया ही नहीं है तो उसके जाने पे कंडेम करना कोई मुनासिब बात वैसे भी थी नहीं।
बेहतर होता कि बांग्लादेश इस पर चीन वाली ही पॉलिसी अपनाता, क्योंकि इंडिया का तो इन्वेस्टमेंट जो है वो गटर बोस हो गया जैसा कि हमने कहा, तो उसका रोना धोना समझ में आता है। और आने वाले कई साल इम्कान यही है कि वहां पर फौज की ही हुकूमत रहेगी और बांग्लादेश को तो इसी फौज के साथ डील करना है रोहिंग्या समेत मुख्तलिफ इशूज पे। तो बेहतर हो गया कि बीच वाली लाइन बांग्लादेश इस मसले में ले। अच्छा, ये याद रहे कि ये जनरल साहब जिन्होंने वहां पर मार्शल लगाया हुआ है, ये मौसूफ जुलाई में वैसे ही रिटायर होने जा रहे थे, यानी जाते जाते इन्होंने मोदी साहब को सदमा दे दिया हुआ है, जिनके हाथ से अब तकरीबन पूरा साउथ एशिया जा चुका है म्यांमार के साथ साथ, लेकिन भूटान अभी तक कुछ न कुछ इंडिया के कंट्रोल में है। उधर पाकिस्तान वाली साइड पर भी दिलचस्प खेल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बार फिर बड़े ही प्यार से इंडिया को ऑफर दी हुई है कि आपके पास अब भी रास्ता है, अमन के साथ बैठ जाएं और कश्मीर का मसला टेबल टॉक्स के जरिए हल करें। बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। देखिए, इंडिया की डीप स्टेट जानती है कि ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं उनके पास। पाकिस्तान आर्मी चीफ के इस बयान के बाद ही पाकिस्तान ने अपना एक और न्यूक्लियर मिसाइल गजनवी का टेस्ट भी कर दिया, जो कि 290 किलोमीटर तक रेंज रखता है और न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। यानी उधर से प्यार से ऑप्शंस दिया जा रहा है कि बात करें बैठकर कश्मीर पर, टेबल टॉक करें, वरना फिर गजनवी मिसाइल का टेस्ट। दोनों चीजें पाकिस्तान दिखा रहा है इंडिया को, प्यार भी दिखा रहा है और दबाव भी दिखा रहा है। इसके अलावा इंडिया के ऊपर इस वक्त अंदरूनी दबाव, शदीद अंदरूनी दबाव अलग से है फार्मर्स का, और पूरी दुनिया में फार्मर्स ने इंडिया की इमेज को मुतासिर करके रखा हुआ है। मशहूर पॉप सिंगर रेहाना समेत कई शख्सियात इनकी सपोर्ट में आ चुकी हैं। 6 फरवरी को पूरा इंडिया ब्लॉक होने जा रहा है। एक बार फिर फार्मर्स पूरे हाईवेज जो मुल्क भर के हैं उनको ब्लॉक करने जा रहे हैं, वहां पर फार्मर्स बैठ जाएंगे और ये अंदरूनी खलफशार और अंदरूनी जो एक लड़ाई चल रही है इंडिया के अंदर, ये अलग से सरदर्द बना हुआ है मोदी सरकार के लिए। इसके अलावा इस रीजन के चैलेंजेस अलग से तैयार खड़े हैं। शायद ये मोदी साहब के इख्तिदार के मुश्किल तरीन दिन हैं जिनसे वो इस वक्त गुजर रहे हैं।